अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से निकल कर आने वाली एक बड़ी अपडेट को लेकर है, और दूसरे टॉपिक में ईरानियन गवर्नमेंट बैक्ड एनालिस्ट जो है मोहम्मद मरंदी, उन्होंने पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको लेकर अपने रिमार्क्स दिए हैं, और वो भी अर्नब गोस्वामी को जवाब देते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसी पर ही कुछ नई डिटेल्स भी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने माइक को चेंज किया है, जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी पहले से कुछ बेहतर आपको महसूस हो रही होगी, और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अब अगर हम डायरेक्टली फर्स्ट टॉपिक पर आ जाएं, तो ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की वीडियो है। बेसिकली नेस्टेप से लिंक जो इनके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और मुख्तलिफ इनके कंसोर्शियम्स हैं। यहाँ एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है, मींस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एक लोगो को देखा जा सकता है, फिर उसी के साथ एक JF-17 के लोगो को देखा जा सकता है, फिर K-8 कराक्रम ईगल एयरक्राफ्ट के लोगो को देखा जा सकता है, देन मुशाक एयरक्राफ्ट। ये वो तमाम इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस वक्त बना रही है। लेकिन यहाँ नई चीज ये है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, जो कि अभी तक ऑफिशियली किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में या नेस्टेप के अंदर बनाया नहीं जाता। हाँ, कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर काम जरूर हो रहा है, बट ऑफिशियली जो इस वक्त हाईएस्ट ग्रेड का फाइटर जेट पाकिस्तान डेवलप कर रहा है वो है JF-17 थंडर, और JF-17 में से भी JF-17 का ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, जो कि 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगर हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ आ जाएं, तो पाकिस्तान काम कर रहा है कान एयरक्राफ्ट पर, और ऑफिशियली पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने 2023 में कंफर्म भी किया था कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर्स उस वक्त कान प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, और अब उनकी तादाद ओबियसली ज्यादा होगी। कान एयरक्राफ्ट को लेकर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, जो कि ओबियसली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंडर होगी। बट अभी कंफ्यूजन इस चीज की है कि ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दिखाया गया है, ये बज़ाहिर देखने को एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन डिबेट ये है कि क्या ये J-35 है या कान एयरक्राफ्ट है। मेरे जाती एनालिसिस में ये कान एयरक्राफ्ट है, बिकॉज इसका जो फ्रंटल एरिया है, फ्रंट विंग एरिया है, वो काफी हद तक इलोंगेटेड है और कान एयरक्राफ्ट जैसा नजर आ रहा है, बिकॉज एयर फ्रेम के मामले में कान एयरक्राफ्ट J-35 से बड़ा है, जबकि J-35 का जो डिजाइन है वो काफी हद तक कॉम्पैक्ट रखा गया है, यानी कि कान एयरक्राफ्ट से वो डिजाइन में थोड़ा सा छोटा है। ये इस चीज की तरफ एक बड़ा इशारा भी है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, क्योंकि इससे पहले हम जितनी भी खबरें सुन रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पोटेंशियल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेकर, वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रही थी। अब ओसेंट रिपोर्ट्स उनके सही होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन वो गलत भी साबित हो सकती हैं। लेकिन जब एक चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में फ्लोट की जाती है, या प्रॉपर न्यूज एजेंसीज उस पर बात करना स्टार्ट कर देती हैं, या किसी चीज के प्रॉपर विजुअल्स आ जाते हैं, तो वो एक पहला कंक्रीट सबूत होता है आपके पास, जिस बुनियाद पर आप अपनी इवन हाइपोथेसिस दे सकते हैं, या आप मजीद अपडेट्स को उसकी बुनियाद पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नेस्टेप के थ्रू जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ PAC कामरा का लोगो लगा हुआ है, यहाँ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शोकेस किया जाना, ये एक तो पाकिस्तान के बढ़ते हुए मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और उसकी एडवांसमेंट को डिस्प्ले करता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान स्टैंड लोन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना ले। अल्टीमेटली पाकिस्तान को किसी दूसरे कंट्री के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा, और खुशी इस चीज़ की कि पाकिस्तान इस चीज़ को अर्ली ऑन समझा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने चाइनीज और टर्किश दोनों ऑप्शंस की तरफ पाकिस्तान गया। अल्टीमेटली उन दोनों साइड से पाकिस्तान को फायदा ही हुआ है, यानी कि चाइनीज साइड से अगर J-35 आ रहा है, तो टर्किश साइड से हमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मिल रही है। एक ऐसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हम अपने मुल्क में बनाएंगे जिसके सोर्स कोड, जिसका तमाम कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में होगा, और कल को कोई दूसरा मुल्क ना तो उस बारे में पाकिस्तान को रोक सकता है, ना ही उस पर सैंक्शंस लगा सकता है, जैसा कि हमने सेम पाकिस्तान के F-16 के बारे में देखा था। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। इस वक्त ईरान और US को लेकर चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका, जबकि जो खलीज फारस का एरिया है, इस एरिया में ईरान मुख्तलिफ कार्गो शिप्स को सीज कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है, और उसके जवाब में US भी कुछ ईरानियन शिप्स और जो सैंक्शन शिप्स हैं उन पर अटैक कर रहा है और उन्हें सीज कर रहा है। दोनों साइड से ऐसी शिप्स की वीडियोस भी रिलीज की जा रही हैं, और ईरान ने जिन शिप्स पर अटैक किए उनमें कुछ इंडियन बाउंड शिप्स भी थी बहरहाल। अब एक तरफ तो ये नेगेटिव न्यूज है, जिससे ये नजर आता है कि शायद टॉक्स नहीं होंगी, फेल हो जाएंगी चीजें, और पाकिस्तान की मीडिएशन भी अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसा कि रिसेंट ट्रंप के ट्वीट के मुताबिक इसराइल और लेबनान के दरमियान जो सीज फायर है वो 3 हफ्तों के लिए आगे एक्सटेंड हो चुका है। और ईरान की तरफ से भी जो सबसे बड़ी डिमांड आ रही थी वो यही थी कि ईरान US के साथ जंगबंदी कर देगा,
लेकिन इस शर्त पर कि लेबनान में भी जंग बंदी हो जाए, बिकॉज इजराइल कोई ना कोई एक फ्रंट तो खोलेगा। अगर ईरान की तरफ से जंग बंद होगी, वो लेबनान पर चढ़ दौड़ेंगे और वहां बॉम्बिंग रेड्स परफॉर्म की जाएंगी। और इसका सिंपल एज दैट इसका मकसद सिर्फ ये है कि नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन उसकी हुकूमत जाएगी, क्योंकि इजराइल के अंदर भी काफी एहतजाज हो रहे हैं। इसी वजह से वो कोई ना कोई एक फ्रंट तो खोल के रखेगा। यहाँ एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैं जरूर समझता हूँ ईरान की, जिन्होंने फोर्स कर दिया है फाइनली यूएस को कि अब यूएस ने इजराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर को आगे मजीद एक्सटेंड करवा दिया है। इसी पर ईरानियन गवर्नमेंट बैक जो उनके एनालिस्ट है मोहम्मद मरांदी, वो इंडियन मीडिया पर मौजूद थे। उनके रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी का जो प्रोग्राम आता है, और हस्बे मामूल अर्नब गोस्वामी लगा हुआ था कि जी कोई पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, आप उनकी मीडिएशन में क्यों बैठे हो, वो तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये है और वो है। इस पर ईरानियन एनालिस्ट ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई देखें, पाकिस्तान का काम है मीडिएशन करवाना, और पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ा फिगर है जिसकी इवन इस वक्त अमेरिका मान रहा है या अमेरिका उसकी बात सुनता है, वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल या पाकिस्तानी जो CDF है आसिम मुनीर, वो है। Neutral is Pakistan. Isn't Asim Munir known to be, Trump's puppet? Well, I don't think whatever you are saying, and that is not my concern. My concern is with my own country, just as your concern is with your channel rating. So far, Asim Munir has played a positive role, and perhaps Trump listens to him seriously. Asim Munir, I view him with respect, and he's playing a pivotal role. And we trust him, but we don't trust Donald Trump. इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने रीच आउट किया पाकिस्तान को कि भाई ठीक है, हम मीडिएशन कबूल करेंगे पाकिस्तान की। अदरवाइज मीडिएशन दोहा करवा सकता था, तुर्की में हो सकती थी, और भी बहुत से ऑप्शंस थे, बट किसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान को चूज किया। इसके साथ साथ ईरानियन एनालिस्ट ने यह भी कहा कि ईरान के नजदीक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अथॉरिटीज फुली ट्रस्टवर्दी हैं। उनके बेशक अमेरिका से जो ताल्लुकात हों, बट वो एक सोवरन कंट्री के तौर पर उनके अमेरिका से भी ताल्लुकात होंगे, उनके हमारे साथ भी ताल्लुकात होंगे, उनके दूसरे मुल्कों के साथ भी रिलेशंस रहेंगे। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। और माइंड यू, ये चीज ईरानियन एनालिस्ट कह रहा है, और वो ईरानियन एनालिस्ट जिसे ऑब्वियसली ईरानियन स्टेट बैक्ड एक फिगर समझा जाता है, और इंडियन मीडिया पर बैठ के सही तरीके से उसने इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में काउंटर भी किया। और अभी भी जो जी शाउट शख्स इस पूरे क्लिप को देखेगा, वो इस चीज को समझ पाएगा कि पाकिस्तान का काम मीडिएशन करवाना है। अगर ये टॉक्स फेल होती हैं, अगर ये टॉक्स कामयाब होती हैं, तो उसमें पाकिस्तान जस्ट अपना एक रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान पर यह कोई फर्ज नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर करवाना ही करवाना है। पाकिस्तान दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है कि भाई आप यहाँ बैठें, आपस में बातचीत करें, आपस में मामलात को तय करें, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी, यानी कि कुछ गेंस एंड गेजेस को भी रखें, अपने मामलात को तय करते हुए इस जंग को खत्म करें। बट अल्टीमेटली इंडियंस जो इस बात पर बड़ा खुश हो रहे हैं कि वो देखो अभी तक टॉक्स नहीं पूरी हुई, पाकिस्तान तो फेल हो गया। लेट्स सपोज ये टॉक्स फेल हो जाती हैं, कल को ये जंग जब दोबारा शुरू होगी तो जिन मुल्कों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान तो हो गई, लेकिन इंडिया भी उन्हीं मुल्कों में होगा जिनका सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली या लॉजिस्टिकली सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सारी तिजारत तो इन मुल्कों की खलीज फारस से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। ये वो चीज़ है जो इंडियन मीडिया के पता नहीं दिमाग में नहीं आ रही, या इनके एंकरों के दिमाग में नहीं आ रही। इन्हें सुबह शाम बस पाकिस्तान की बुराई करनी है, ये सोचे बगैर कि जो मुसीबत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने मौजूद है उसने किसी एक मुल्क को देख के उसे इफेक्ट नहीं करना, पूरी दुनिया उससे मुतासर होगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।